आज के कक्ष में आज कभी काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं हम लोग, भारतीय काव्यशास्त्र। चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। आवाज जा रही है मेरी सही से? जी भैया। हम लोग काव्यशास्त्र की भूमिका मतलब उसका विकास कैसे हुआ था वो समझ लिए थे। आरंभ, उसका नामकरण कैसे हुआ था, उसका काल विभाजन कैसे हुआ, चार खंडों में बांटा गया है, समय क्या है, कहाँ से किस आचार्य से किस आचार्य तक के समय को रखा गया है। उसका हम लोग प्रारंभिक काल जान लिए थे, उसको रचनात्मक काल जान लिए थे। रचनात्मक चार के अंतर्गत, रचनात्मक काल के अंतर्गत चार प्रमुख सिद्धांत आते हैं, वो हम लोग देख चुके थे, उसके आचार्य को देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्णयात्मक काल, जो कि तीसरा काल है। ठीक ना? तीसरा है काव्य चर्चा के विकास में, यह उत्कर्ष का काल था। काव्य शास्त्र जो मतलब चल रहा था और धीरे धीरे विकसित हो रहा था, है ना? तो उसमें निर्णयात्मक काल, रचनात्मक काल के बाद आता है निर्णयात्मक काल। तो रचनात्मक काल में विभिन्न प्रकार की रचनाएं हुई, उसको उसकी विकास यात्रा को बहुत आगे बढ़ा गया और उसको रचनात्मक या कंस्ट्रेट किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, रचा गया, उसको एक सही प्रारूप दिया गया, है ना? विभिन्न सिद्धांत आए, संप्रदाय आए, मत आए, है ना? उसके बाद निर्णयात्मक काल, अर्थात ऐसा समय आया जिसमें कुछ ठोस निर्णय लिए गए। तो काव्य चर्चा के विकास में यह उत्कर्ष का काल है। उत्कर्ष अर्थात हम, क्योंकि जो काव्य था वो बिल्कुल तैयार हो चुका था और एकदम चरम सीमा पर अच्छे स्थान पर पहुंच चुका था, अर्थात वह उत्कर्ष का समय था। क्योंकि उत्कर्ष अर्थात नव नया, क्योंकि जिन सिद्धांतों का पहले स्थापन हो चुका था उसकी पुनर्योजना में कुशलता पूर्वक की गई और उसमें बहुत सी परस्पर संघर्षशील प्रवृत्तियों का समन्वय किया गया। अर्थात उसमें जो भी नया बात, मतलब जो पुराने बात थी, अ, इस सिद्धांत से पहले जो भी स्थापना हुआ था उस पर नए पुनर् मतलब फिर से योजना बना करके अच्छे तरीके से उसमें बहुत सी प्रवृत्तियों का समन्वय किया गया, बहुत से नए अंग जोड़े गए, भेद जोड़े गए, विचार जोड़े गए। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती काल की प्रवृत्ति को इस काल के आचार्यों ने आगे बढ़ाया। जो पहले के जो प्रवृत्तियां थी, सिद्धांत थे, दर्शन थे, उन सभी चीज को इस समय के मतलब निर्णयात्मक काल के जो विद्वान हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो आनंद वर्धन से मम्मट तक हुए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथकार और उनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इस प्रकार हैं। तो आनंद वर्धन से मम्मट तक, अब देखिए आनंद वर्धन अर्थात जो ध्वनि सिद्धांत जो है आपको दिख रहा है आनंद वर्धन का, तो आनंद वर्धन के बाद से लेकर के, है ना, और मम्मट तक का समय जो हुआ बाद में, तो जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसमें यह है ना, निर्णयात्मक काल आनंद वर्धन से लेकर के मम्मट तक का, तो ये समय है निर्णयात्मक काल का, इस दोनों के बीच का समय है, अर्थात 850 से लेकर के 1050 ईस्वी तक 200 वर्ष का जो बीच का समय था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है? तो उसके बीच में जो काव्य शास्त्र ग्रंथ लिखे गए, अर्थात निर्णयात्मक काल में जो ग्रंथ लिखे गए, वो जो है आप लोग के सामने प्रस्तुत है। पहले ये देखना है कि उस बीच में विद्वान कौन कौन से हुए, है कि नहीं? आनंद वर्धन के बाद हुए अभिनव गुप्त। ठीक है? अभिनव गुप्त ने लिखा अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन। फिर राजशेखर हुए, उन्होंने काव्य मीमांसा लिखा। कुंतक ने वक्रोक्ति जीवित लिखा। धनंजय ने दस रूपक लिखा। महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक लिखा। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा लिखी। भोजराज ने श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठ भरण लिखा। और अंत में आते हैं मम्मट, इस काल के सबसे अंतिम उन्होंने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें चर्चा किस बात की गई है। तो इस काल में होने वाले आचार्यों में अभिनव गुप्त और कुंतक, जो सबसे पहले हैं अभिनव गुप्त और कुंतक, ये दोनों आचार्य जो हैं निर्णयात्मक काल में होते हुए रचनात्मक की प्रवृत्ति के साथ है। अर्थात जो पहले वाला जो काल है, से पहले वाला जो काल था रचनात्मक काल, तो वो हालांकि आते हैं निर्णयात्मक काल में, लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति या शैली है वो पीछे वाले है, पूर्ववर्ती समय का है, अर्थात रचनात्मक काल का है। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा होगा कि छायावाद के कवि छायावाद उत्तर काल में भी लिखते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति छायावाद की रहती है।
बहुत सारे कवि का शैली धीरे धीरे बदलती जाती है समय के साथ, तो वो होता रहता है। तो इसमें जो है अर्थात निर्णयात्मक काल में क्या हुआ कि आचार्य अभिनव गुप्त और आचार्य कुंतक, इन दोनों की जो शैली थी वह पूर्ववर्ती थी, अर्थात रचनात्मक प्रवृत्ति की थी। अभिनव गुप्त जिन्होंने भरत के रस सूत्र के दार्शनिक पीठिका का व्याख्या करते हुए एक और आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत की पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठा की, दूसरी ओर रस सिद्धांत को महत्व देते हुए रस ध्वनि को उत्तम काव्य कहा। अब क्या कहा, अब देखो रस की प्रधानता कहाँ है, देखो बताते हैं। कहाँ चला गया भाई। हाँ, तो अभिनव गुप्त जिन्होंने भरत के रस सूत्र, भरत मुनि का रस सिद्धांत के लिए रस सूत्र क्या था काव्य के लिए, तो उस सूत्र का इन्होंने क्या क्या दार्शनिक पीठिका पर व्याख्या किया, और आनंदवर्धन जो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक थे उनको पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा भी किया, और एक तरफ ध्वनि सिद्धांत को महत्व देते हुए रस ध्वनि को उत्तम काव्य कहा, अर्थात रस युक्त जो ध्वनि है उसको उन्होंने उत्तम काव्य समझा है, कि अभिनव गुप्त की विचारधारा हुई। इस प्रकार ध्वनि और रस का समाहार किया, अर्थात ध्वनि और रस जो एक अलग अलग विधा माना जाता है उस दोनों का क्या किया, समाहार किया, एक साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया। आचार्य कुंतक ने आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत का खंडन करते हुए वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया तथा वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना की। ये जो सिद्धांत आप देख रहे हैं, वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, रस सिद्धांत, ये बिल्कुल पूरा एक चैप्टर मिलेगा आपको आगे। अभी मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना की है, आनंदवर्धन ने जो है सो रस सिद्धांत और ध्वनि को समाहार करने का प्रयास किया है, तो ये सभी बातें जो है अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। इसीलिए अभी इतना समझ लीजिए, जो लिखा है उसको समझिए, उसको विस्तृत रूप से बिल्कुल चैप्टर बना हुआ है, रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, तो वो बिल्कुल एक चैप्टर है। हम उससे पहले की बातें बता रहे हैं, तो ये सभी बातें आएगी। फिर राजशेखर हुए, राजशेखर काव्य मीमांसा लिखते हैं। राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है उसका कवि शिक्षा परक ग्रंथों में प्रवर्तक ग्रंथ का स्थान है। कवि शिक्षा परक, कवि की शिक्षा के जो बारे में बात की गई थी वो काव्य मीमांसा में की गई थी। महिम भट्ट का ग्रंथ है व्यक्ति विवेच की रचना, ध्वन्यालोक के ध्वनि तत्व का खंडन करने के उद्देश्य से हुई, ध्वनि का खंडन कैसे होता है वो है। भोजराज ने अपने ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश में एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की है, नए विचार मतलब प्रस्तुत किए हैं, और रस को महारस के रूप में प्रतिष्ठित किया, और कहा कि अहंकार सभी भावों के मूल में है, ये उन्होंने कहा था। सभी भाव अहंकार से ही उत्पन्न और उसी में पर्यवसित होते हैं, ये किसने कहा था, भोजराज ने कहा था। और डॉक्टर राघवन तथा कांति चंद पांडे दोनों मान्य विवेचकों के अपने अपने ग्रंथों में इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। बाद में हुए होंगे डॉक्टर राघवन और कांति चंद जिन्होंने इस भोजराज के ग्रंथों पर प्रकाश डाला है। भोजराज की अहंकार की व्यापक कल्पना परिकल्पना आगे चलकर सीमित अर्थ की द्योतक हो गई है और उसे उतनी मान्यता नहीं मिली। स्वाभाविक सी बात है कि अहंकार से अगर हम ध्वनि को मानेंगे स्रोत, तो वो संभव नहीं हो पाएगा, और आगे चल करके जो है उसका अर्थ बहुत ही सीमित, संचित और संकुचित हो गया था, और जिस आगे चलकर जो है वह क्या हुआ, उसको उतनी मान्यता नहीं मिल पाई जो उनकी विचारधारा थी। फिर अभिनव गुप्त का उल्लेखनीय प्रभाव आचार्य मम्मट पर दृष्टिगत होता है। अभिनव गुप्त ने शुरू में जो बात कही थी, या जिन्होंने ध्वनि और रस के समाहार वाली बात कही थी, उसका प्रभाव कहाँ मिलता है, मम्मट के यहाँ मिलता है। ठीक है, तो ध्वनि सिद्धांत को काव्य के सर्वांग पूर्ण सिद्धांत के रूप में, काव्य के मतलब जितने भी अंग हैं उन सभी के सिद्धांत रूप में पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय मम्मट को है। अर्थात ध्वनि सिद्धांत जो है वो काव्य के सभी पहलुओं पर कैसे प्रभावित करता है, उसकी सभी दिशा दशा निर्धारित करता है, और उसको सिद्ध करने के लिए जो है मम्मट ने अपना प्रयास किया था, जिनका प्रभाव परवर्ती आचार्यों पर भी देखा जा सकता है। परवर्ती अर्थात बाद के आचार्यों पर, मतलब मम्मट के बाद जो आचार्य सब आए उन्हें मम्मट की विद्वता को अच्छे से स्वीकार किया है। तो
उन्होंने प्राय सभी साहित्यिक तत्वों का यथार्थ मूल्यांकन किया और सबको उनकी योगदान अनुरूप स्थान दिया। अब है व्याख्यात्मक काल, ना अंतिम काल है काव्य शास्त्र के खंडन का, व्याख्यात्मक काव्य काल। अब यह सिद्धांत प्रतिपादन का काल न होकर स्वीकृत मान्यताओं की व्याख्या का काल है। अब प्रतिपादन अर्थात प्रतिपादन का अर्थ हुआ कि जो काव्य की स्वरूप, निर्णयात्मक, रचनात्मक जो भी क्रियाकलाप थी, काव्य को जितना होकर के गुजरना था कठिन रास्तों से गुजर चुका था। अब यह समय जो है प्रतिपादन का काल नहीं था, अर्थात उसको बताने का काल नहीं था, बल्कि वह जो जितनी भी बातें काव्य को लेकर के हुई थी उसको उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति और मान्यताओं की व्याख्या का काल था कि इसमें किस प्रकार से उसकी व्याख्या की जाती है, कितना उसको मान्यता प्राप्त होता है। मम्मट के उत्तरवर्ती आचार्यों में, मतलब उत्तरवर्ती अर्थात उसके बाद के आचार्यों में राजानक, रुय्यक ये हुए जो अलंकार सर्वस्व के रचयिता हैं। फिर हेमचंद हुए जिन्होंने साहित्य शास्त्र पर काव्यानुशासन नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। के नाम आते हैं, मतलब ये दोनों हेमचंद और राजानक, रुय्यक, इन दोनों के नाम आते हैं। और आचार्य हेमचंद के बाद उनके प्रमुख शिष्य रामचंद्र और गुणचंद का स्थान आता है, जिन्होंने समवेत रूप से नाट्य दर्पण नामक एक नाट्य विषय ग्रंथ की रचना की तथा रस को केवल सुखात्मक न मानकर दुखात्मक भी माना। उन्होंने कहा कि रस से बस सुख की अनुभूति नहीं होती है, रस से दुख की अनुभूति भी होती है। तो उसको थोड़ा विस्तार किया। उसके पश्चात वाग्भट आए, और वाग्भट का नाम इसलिए उल्लेख लिए हैं जिन्हें महाकवि और अलंकार कर्ता कहा जाता है। वाग्भट का नाम बहुत प्रसिद्ध है इसमें, तो उन्हें महाकवि और अलंकार कर्ता हम देखिए उपाधि से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद इन सबका नाम आपको बाद में आएगा जब सिद्धांत, जैसे ध्वनि सिद्धांत सिद्धांत पढ़ेंगे ना, तो आपको वहां पर इन लोगों की चर्चा विस्तृत पूर्वक मिलेगी। जैसे नाम आ रहा है तो नाम से आप नोट करते चले जाइएगा कि किस काल में कौन से विद्वान हुए हैं, उनका शिष्य कौन हुआ है, फिर उनके सूत्रों को आगे कौन बढ़ाया है, ये सब आपका नोट्स बना बना होना चाहिए पूरा। नामक ग्रंथ की रचना की जिन्होंने पूर्वत्याचार्य को मार्ग छोड़कर नवीन मार्ग का अवलंबन किया गया। यह मुख्यतया कवि शिक्षा से संबंधित ग्रंथ है। जो काव्य कल्पता है, अभी आप लोग पढ़े थे पीछे काव्य मीमांसा, वहां पर भी यही बात था। और काव्य कल्पता इसमें भी क्या है कि कवि शिक्षा से संबंधित यह ग्रंथ लिखा गया है। कविता कैसे लिखी जानी चाहिए, कवि को क्या सोचना चाहिए, ये सब बातें। इसके बाद इसी काल में अलंकार साहित्य के निर्माताओं में मम्मटाचार्य तक की श्रृंखला में दंडी, राजशेखर तथा भोजराज के अतिरिक्त प्राय सभी आचार्य कश्मीर निवासी थे। मतलब अभी जो हम लोग पढ़े हैं इससे पहले वाला काल निर्णयात्मक काल, जिसमें आनंदवर्धन से लेकर के मम्मट तक का जो समय था, तो कहा गया है कि मम्मटाचार्य मतलब मम्मट आचार्य जो थे उन तक, मतलब अर्थात उनसे पहले की जो श्रृंखला थी, जो विद्वानों का कड़ी जुड़ी हुई है, उसमें दंडी, राजशेखर और भोजराज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी आचार्य कहाँ के थे, कश्मीर के थे। मम्मट के परवर्ती आचार्यों की धारा में कश्मीर के अतिरिक्त गुजरात के विद्वानों का भी योगदान विशिष्ट रहा है। कश्मीर के बाद गुजरात के विद्वानों भी इसमें शामिल रहे हैं काव्य को आगे बढ़ाने। फिर इस कड़ी में हेमचंद तथा उनके शिष्य रामचंद्र, गुणचंद, वाग्भट एवं आरसी सिंह, अरि सिंह और अमरचंद के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी काल में 11वीं से 14वीं सदी के मध्य बंग देश में भी अनेक विद्वान, चिंतक, कवि एवं साहित्यकार हुए, जिनमें गीत गोविंद एवं चंद्रालोक के रचयिता जयदेव का नाम प्रख्यात है। और ये जो जयदेव हैं, इन्हीं से प्रभावित है कौन, कौन बताएगा, जयदेव से कौन प्रभावित हुए हैं, आदिकाल के कौन से कवि बहुत अधिक प्रभावित है जयदेव से? देखिए जो इस समय, जो अभी समय बताए हैं हम 11वीं सदी से 14वीं सदी तक, यही समय तो आदिकाल का भी है ना। किसी को याद है कि कौन से बहुत बड़े विद्वान हैं आदिकाल के, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उन वह जो है ये जयदेव से बहुत ही प्रभावित हैं, और इन्हीं के नाम के आधार पर उनका नाम अभिनव जयदेव पड़ा था, उपनाम। अब तो बता दो। किस कवि का उपनाम अभिनव जयदेव है?
किसी को नहीं पता है, हे भगवान। तुम लोग विद्यापति को नहीं पढ़े हो? विद्यापति भैया? हाँ हाँ, अब तो याद आएगा ही सबको। नहीं भैया, हमको याद है। हाँ, तो इस तरह से क्यों नहीं बोल रही थी? हम बाहर आए, तो आज बर्थडे है बाबू का। अच्छा अच्छा। तो इस काल में अर्थात 11वीं से 14वीं सदी के मध्य में बंग देश में, मतलब बंगाल या बांग्लादेश जो अभी था, पहले पूरा भारत में था, तो वह जो वो जो एरिया था, वो जो क्षेत्र था, उसमें बहुत सारे विद्वान हुए, बहुत सारे चिंतक, कवि और साहित्यकार हुए, जिसमें गीत गोविंद और चंद्रालोक जैसे ग्रंथ लिखे गए, जिसके रचयिता जो है जयदेव हैं। और इसी जयदेव से बहुत प्रभावित हैं। और जब वो रामचंद्र शुक्ल का कथन आप लोग याद करेंगे, जब वो विद्यापति को लेकर कहते हैं कि आज आध्यात्मिक चश्मे बहुत ही सस्ते हो गए हैं, इस चढ़ाकर कोई भी भक्ति करने लगते हैं, जैसे कि गीत गोविंद के बारे में कहा गया, ऐसा कुछ एक कथन रामचंद्र शुक्ल का आप लोगों को मिलेगा। जब एक प्रश्न आती है कि विद्यापति भक्त है या श्रृंगारी, तो उस पर बात आएगा, तो वो एक अलग चीज है। तो हम लोग काव्य शास्त्र में आते हैं, फिर से लौटते हैं वापस। तो यहाँ पर जयदेव का नाम प्रख्यात होता है, याद रखिएगा कि व्याख्यात्मक काल हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अंतिम काल है। फिर साहित्य शास्त्र अर्थात काव्य शास्त्र, इसके 2000 वर्षों के इतिहास में 12वीं सदी तक हुए रुय्यक तक लगभग 1400 वर्ष तक काव्य शास्त्रीय चर्चा का केंद्र प्रधानतः भारत का उत्तरी क्षेत्र कश्मीर रहा, उत्तरी केंद्र कश्मीर रहा। इसके बाद गुजरात एवं पूर्व का बंगराज्य साहित्यिक केंद्र बना। ये क्या समझे आप लोग? आप लोग को शुरुआत में ही बताया था कि काव्य शास्त्र का इतिहास लगभग कितने वर्षों का है अभी तक? लगभग 2000 वर्षों का। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, कब तक, कहाँ तक पहुंचे हैं? 14वीं शताब्दी तक पहुंचे हैं, है कि नहीं? तो 14वीं शताब्दी तक मतलब लगभग 1400 वर्ष। इस 1400 वर्ष का जो इतिहास रहा है काव्य शास्त्र का, तो वह इतिहास जो है वो लगभग भारत के उत्तरी उत्तरी केंद्र जो है वो लगभग कश्मीर रहा, उसके बाद गुजरात रहा, उसके बाद लगभग जो है बंग देश रहा। इस क्षेत्र में जो है काव्य रचनाएं हो रही थी, उसके दर्शन धीरे धीरे बढ़ रहे थे आगे। एकावली काल विद्याधर के काव्य शास्त्रीय चर्चा का केंद्र दक्षिण भारत पहुंच गया। विद्याधर, विद्यानाथ और विश्वनाथ, ये सब दक्षिण भारत की विभूतियां हैं। अच्छा, विश्वनाथ जो है बहुत बड़ा नाम है इस मामले में, विद्यानाथ का भी है लेकिन विश्वनाथ बहुत बड़ा नाम है। ये दक्षिण भारत की विभूतियां हैं। और इकालवी काल विद्याधर से काव्य साहित्य चर्चा का केंद्र दक्षिण भारत पहुंच गया। अर्थात दक्षिण भारत में जो काव्य का श्रेय जाना चाहिए काव्य चर्चा का, वो विद्याधर से जाना चाहिए। विद्याधर, विद्यानाथ और विश्वनाथ, ये सभी कहाँ के रचयिता हैं? दक्षिण क्षेत्र के हैं। इन लोगों का नाम आएगा, अभी आप लोग को हम एक लिस्ट भेजे थे, उसमें भी देखिएगा इन लोगों का नाम आपको आएगा, घबराइएगा नहीं। बिल्कुल आप लोग एक पैटर्न सेट कीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा कि कौन से युग में कौन से कवि आते हैं, उनका समय या ग्रंथ कौन कौन सा है, ये आप लोग बिल्कुल क्लीन करके साफ साफ लिख लीजिए। फिर एकावली विद्याधर का एकमात्र ग्रंथ है जो काव्य प्रकाश और अलंकार सर्वस्व के आधार पर लिखा गया है, और इसके उदाहरण विद्याधर के स्वयं बनाए हुए हैं। ग्रंथकार इसकी रचना अपने आश्चर्यता के स्तुति के रूप में की है, जो अलंकार साहित्य में एक नई प्रवृत्ति की घोषणा है। तत्पश्चात विद्यानाथ ने भी अपने आश्चर्यता की स्तुति में प्रताप रुद्र यशोभूषण की रचना की, जिसके आदर्श पर कदाचित हिंदी के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवराज भूषण नामक अलंकार ग्रंथ की हिंदी में रचना की है। यहाँ पर मतलब विद्याधर और विद्यानाथ जो है वो सब किस किस कौन कौन सा ग्रंथ लिखे हैं उसकी चर्चा की गई है, और किस किस आश्रय दाता के लिए उन्होंने प्रशस्ति स्तुति में गान लिखा है। इस पैराग्राफ में यही बात। फिर विद्यानाथ के बाद जो हुए विश्वनाथ हो गए। कविराज का नाम, मतलब विश्वनाथ के आगे भी क्या लगा है? कविराज। मैं पहले ही कहा था ना, इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। जो 14वीं सदी में हुए, और इनका अलंकार शास्त्र विषयक ग्रंथ साहित्य दर्पण बड़ा लोकप्रिय हुआ। इनका जो ग्रंथ है वो क्या है? साहित्य दर्पण। कब हो लिखा गया? 14वीं सदी में, ठीक ना? अलंकार शास्त्र के रूप में जो है यह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इसमें काव्य और नाट्य संबंधी संपूर्ण विषयों का समावेश है। काव्य मतलब जो भी साहित्य रचा जाए तो उसमें सो, और नाट्य दोनों का समावेश है। इसके अतिरिक्त इसमें नाटक नायिका, सॉरी, नायक नायिका भेद भी प्रतिपादित है। नायक नायिका में नितांत भेद क्या क्या होना चाहिए,
वह भी उसमें बताया गया है। श्री विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन करते हुए वाक्यम रसात्मकम काव्यम का लक्षण स्थापित किया। मम्मट ने जो काव्य के लिए परिभाषा दिया था शुरू में, उसको विश्वनाथ ने खंडन किया और में कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य में रस के साथ जो युक्त हो वही काव्य है, जिस वाक्य में रस मिला हुआ हो, काव्य का लक्षण स्थापित किया। 13वीं 14वीं शताब्दी में होने वाले आचार्यों में नाट्य शास्त्र के आचार्य शारदा तनयन एवं सिंह भूपाल के नाम लिए जाते हैं। ये नाम बहुत प्रचलित नहीं है, लेकिन याद रख लेना है कि उस समय में हुए विश्वनाथ के बाद। इसके अतिरिक्त 14वीं शताब्दी में होने वाले भानुदत्त, जिसकी पुस्तक रस तरंगिणी एवं रस मंजरी का नाम उल्लेखनीय है, क्योंकि इनका प्रभाव परवर्ती हिंदी काव्य चिंतकों पर लक्षित होता है। फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी के आचार्य रूप गोस्वामी ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि एवं भक्ति रसामृत सिंधु का प्रभाव परवर्ती रसिक परंपरा पर दृष्टव्य है, इस कला में उल्लेखनीय है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के अप्पय दीक्षित, जो दक्षिण भारत की विभूति हैं, कुवलयानंद के रचयिता हैं, तो ये महत्वपूर्ण होता है। ये अप्पय दीक्षित है, इनका जो कुवलयानंद है, यह ग्रंथ जो है सो बहुत प्रचलित है। यह अलंकार शास्त्र विषयक ग्रंथ है, इसमें अलंकार की बातें की गई है। इसका परवर्ती हिंदी आचार्यों पर स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगत होता है, मतलब उसके बाद वाले आचार्यों पर इसका प्रभाव बहुत पड़ता है कुवलयानंद का। फिर संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा की श्रृंखला में के अंतिम आचार्य दक्षिण भारत के आचार्य जगन्नाथ हैं। विश्वनाथ के बाद सबसे प्रसिद्ध और ख्याति पाने वाले आचार्यों में जगन्नाथ आते हैं, जो कि दक्षिण भारत के आचार्य हैं जगन्नाथ। अलंकार शास्त्र के संबंध में इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है रस गंगाधर। इसमें उन्होंने पूर्ववर्ती काव्य लक्षणों का खंडन करके रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम को काव्य लक्षण घोषित किया है। मतलब काव्य का लक्षण क्या बताया, मतलब काव्य किसे कहेंगे, वो उन्होंने सूत्र दिया कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, अर्थात वह वाक्य जिसमें जो अर्थ निकलता है वो उसमें रम जाए और उसका प्रतिपाद्य बने, प्रतिपादक हो जाए, वह काव्य है। अब मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि काव्य अर्थात कविता नहीं समझिएगा, वह संपूर्ण साहित्य की बातें हैं। और साहित्य क्या है, बताएंगे साहित्य क्या है? आप लोग साहित्य पढ़ रहे हैं ना, बताइए साहित्य क्या है। काव्य तो बताए थे आप लोगों को काव्य क्या होता है। काव्य को मान लीजिए साहित्य कहते हैं, तो साहित्य किसे कहते हैं? ये आप लोगों का एक टास्क रह गया आज, साहित्य किसे कहते हैं। हालांकि हम लिख करके भेजे भी हुए थे आप लोगों को कुछ दिन पहले ही, ध्यान नहीं दिए होंगे, या फिर जो भी है आप लोग याद करके या कहीं से पढ़ के आएंगे कि साहित्य किसे कहते हैं, वास्तव में साहित्य क्या चीज, ठीक ना। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो काव्य लक्षण उसे होता है, अर्थात काव्य की परिभाषा बताया गया। संप्रति इस काल में रस, अलंकार, ध्वनि, नायिका भेद और कवि शिक्षा पर स्वतंत्र रूप में ग्रंथ लिखने वाले अनेक आचार्य हुए हैं। ये जो प्रमुख प्रमुख संप्रदाय दिख रहे हैं सामने, उस पर अनेक सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारे आचार्यों ने लिखा है। इसके अतिरिक्त इस काल में पूरी कलाकृति की समीक्षा का भी प्रयत्न हुआ और मुख्य रूप से टीकाएं लिखी गई, अर्थात इस सभी के बारे में बहुत सारी समीक्षा हुई, सभी दर्शन पर, सभी खंडों पर, और उस पर बहुत सारे टीका टिप्पणी लिखे गए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग की जो भूमिका थी, प्रारूप एक तैयार करना था कार्तिक काव्य शास्त्र का, वो आज जो है कुल मिला करके हो चुका है। अब जो है एक सेकेंड, आप लोग थोड़ा सा नहीं इस पर जाइएगा, तो आप लोग सबसे पहले भारतीय काव्य शास्त्र क्या है, तो संस्कृत काव्य शास्त्र क्या है, वो आपको उसी पेज में सबसे पहला पेज में मिल जाएगा। काव्य क्या है, शास्त्र क्या है, काव्य शास्त्र का क्या संबंध है, काव्य शास्त्र अलग शब्द है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर भी नोट्स आप लोग का बना हुआ है कि भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय किसके है, मतलब संस्कृत काव्य शास्त्र से भारतीय का। और संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात साहित्य जो है उसको संस्कृत में हम लोग काव्य कहते थे।
इसलिए काव्य का उपयोग किया गया है। फिर काव्य का दो खंड आता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। फिर श्रव्य काव्य दो तरह का होता है, गद्य होता है, पद्य होता है। और गद्य में कहानी उपन्यास आदि आते हैं और पद्य में कविता आता है। अब काव्य को सीधे कविता हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि काव्य के अंतर्गत भी नाटक भी आएगा और श्रव्य काव्य की रचनाएं भी आएगी। और श्रव्य काव्य में गद्य और पद्य दोनों आते हैं, अर्थात कहानी कविता सभी काव्य कहलाते हैं। ठीक ना, बिल्कुल आप लोग देख लिए। फिर काव्य शास्त्र किसे कहते हैं, उसका परिभाषा दिया हुआ छोटा सा, काव्य के संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं। इसमें काव्य के लक्षण होते हैं, काव्य हेतु, प्रयोजन, गुण, दोषाद का विवेचन किया गया है। काव्य में काव्य क्या है, मतलब काव्य के क्या क्या लक्षण जो हम लोग पढ़े हैं वही काव्य लक्षण है। तो वो आप लोग अभी काव्य लक्षण एक टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे काव्य हेतु, फिर पढ़ेंगे काव्य लक्षण, फिर उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है आदि, और सभी चीज की विवेचना हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया, इसीलिए काव्य शास्त्र को लोग कहीं कहीं अब साहित्य शास्त्र भी कहते हैं। अब देखिए जितने प्रमुख प्रमुख आचार्य हैं सबके नीचे हम अंडरलाइन कर दिए हैं। तो ऊपर जो है लंबे लाइन में जो है भरत मुनि, भामा, दंडी, उद्वल, वामन, रुद्र, आनंदवर्धन, यहाँ तक तो पूरा लगा हुआ है। राजशेखर को भी ले लीजिएगा, तो उन लोगों का समय क्या है, ग्रंथ क्या है वो लिखा है। फिर नीचे आइएगा तो आपको अभिनव गुप्त, वैसे सब प्रमुख ही है हालांकि, कुंतक, धनंजय, महिम भट्ट, भोजराज, क्षेमेंद्र, मम्मट। अभी जो आप है तो जो अंडरलाइन लगा है वो बहुत भी है, मतलब पूछता है वैसा प्रश्न, लेकिन आपको लिखना क्या है, पूरा लिखना है, छोड़ना नहीं है कोई। और देखिए इस लाइन में आपको बस विश्वनाथ और जगन्नाथ प्रमुख रूप से हैं, लेकिन अभी आप सभी की चर्चा सुने। अभी आप लोग विद्याधर के बारे में भी पढ़ा है, आप लोगों ने विद्यानाथ के भी बारे में पढ़ा है, अप्पय दीक्षित के बारे में भी पढ़ा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है इन सभी आचार्यों का सूची तैयार कर लेना है, ठीक ना। फिर अभिनव गुप्त के बारे में भी आप लोग जो देखे हैं, अभिनव गुप्त ने 4 ग्रंथों की रचना की है, इसमें से 3 टीका के रूप में रचित किया गया है। तो 3 टीका इस पर आई है। तो किस पर, एक भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र की टीका है, अभिनव गुप्त के ग्रंथ है ये सब। फिर ध्वन्यालोक जो ध्वनि सिद्धांत प्रवर्तक आनंदवर्धन को माना गया है, उन पर आया है ध्वन्यालोक लोचन। और फिर भट्ट काव्य कौतुक की टीका आई है, काव्य कौतुक विवरण। एक अन्य ग्रंथ है रत्न एवं तंत्र शास्त्र का, इसका उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ तंत्रलोक है। इस पर इस विधा पर जो है एक ग्रंथ तैयार किया गया है तंत्रलोक, जिसको अभिनव गुप्त ने लिखा है। फिर क्षेमेंद्र ने भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं टीका के माध्यम से, जिसमें कवि कंठाभरण, सुवृत्त तिलक, औचित्य विचार चर्चा और दशावतार। अप्पय दीक्षित के ग्रंथ निम्नलिखित हैं, वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा और कुवलय आनंद। अभी आप लोग पढ़े थे ना कुवलय आनंद के बारे में, तो वही चर्चा यहाँ पर की गई है, तो उसी का नोट्स पढ़ समझ लीजिए। फिर देखिए ये जो लिखा हुआ है प्रमुख काव्य शास्त्र से ग्रंथ एवं उनके से संबंध जानकारी, अर्थात जब काव्य शास्त्र शुरू हुआ तो सबसे अच्छे प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से आए वो दिया हुआ है, लिखा हुआ है। सबसे पहले नाट्य शास्त्र आया है ना, ये भरत मुनि का। फिर भामा का काव्य अलंकार आया, फिर काव्यादर्श आया। किसका काव्यादर्श है ये है, ये नाम आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा कि कौन सा ग्रंथ किसका है, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा। समय भी यहाँ पर दिया हुआ है ना, ग्रंथ किसका ग्रंथ कौन सा है, समय है ये यहाँ दिया है, और ये फिर ग्रंथ किस हिसाब से आया है जो प्रमाणिक रूप से माना गया है, सबका सूची आपके सामने दिया हुआ है। फिर आप लोग अगले कक्षा में हम पढ़ाएंगे काव्य लक्षण, वो पढ़ाएंगे, और फिर इसका नोट्स जो है आपको यहाँ दिया गया है। अर्थात काव्य लक्षण अभी से आप बना के हम पढ़ाए ही हैं, काव्य लक्षण आप लोग को पढ़ा दिए हैं। अभी हम अभी जो चैप्टर पढ़ाए तो काव्य लक्षण ही था मूल रूप से, अर्थात काव्य की परिभाषा काव्य लक्षण है। तो आप लोग काव्य की परिभाषा भी बताए हैं हम ना, कि विभिन्न विमर्शार्य क्या कहते हैं, जैसे भरत मुनि क्या कहते हैं। तो भरत मुनि सबसे पहले काव्य शास्त्र के लिए कहते हैं कि शब्दार्थों सहितो नहीं, शब्दार्थों तो काव्य में नहीं कहे हैं, तो कहते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति। हालांकि वो रस को लेकर के वर्णित हैं, काव्य को लेकर के उनका एक अलग सूत्र है, तो वो भी आप लोग को हम बताए थे, मुझे ध्यान पर हालांकि अभी नहीं आ रहा है, इस पर वो नहीं दिया है। इसमें भामा से जो है इसमें बताया गया है कि काव्य का लक्षण भामा के यहाँ से मिलना प्रारंभ हुआ। शब्दार्थों सहित काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। भामा ने यह कहा शब्दार्थों सहित काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के समावेश को ही काव्य कहते हैं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समाहित होता है।
तो वो काव्य है, ठीक ना। अभी आप लोग बताए थे ना, हम भी तुरंत पीछे लास्ट में जो बताए हैं, क्या बताए हैं कि गद्य और पद्य दोनों का उसमें, हाँ वैसे भी अब ये पैटर्न आप लोग को बताए हैं, ये वाला देखिए इसमें लिखा है ना, गद्य पद्य दोनों किसका खंड है, सर्व सर्व काव्य का, और सर्व काव्य दृश्य काव्य किसका खंड है, काव्य का। तो काव्य के दो खंड, ये दृश्य का जिसको लोग देखते हैं, सर्व का जिसको सुनते हैं, तो सुनने वाला भी दो खंड, एक गद्य एक पद्य। फिर गद्य में ही कहानी उपन्यास निबंध आदि आते हैं, पद्य में कविताएं आती है। कविताएं भी बहुत प्रकार की हैं, मुक्त छंद है, छंद मुक्त, छंदबद्ध है, छंद मुक्त है ना, बहुत सारी कविताएं हैं, ये सब बातें आती हैं। तो जब इसमें हम लोग पढ़ते हैं तो आपको ये सभी व्याख्याता आचार्य मिलते हैं, हालांकि जितने भी ये सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें भी जो भी आए हैं उसके साथ अंडरलाइन कर दिए हैं। अभी आप तो सबके बारे में पढ़े हैं, भोजराज को भी पढ़े हैं, क्षेमेंद्र हेमचंद जयदेव और विद्याधर को भी आप लोग पढ़े हैं, है कि नहीं। चर्चा सबका आया था, चर्चा अभी बीच बीच में किस ग्रंथ कौन कौन से ये उनका रस काव्य लक्षण के लिए जो उनका कथन आया था, वो आप लोग के सामने है, आप लोग उसको नोट कर लेंगे, उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे। परीक्षा में पूछा आता है, वस्तुनिष्ठ भी पूछ दिया जाएगा, या फिर काव्य लक्षण जब आप लोगों को पूछा जाएगा कि काव्य लक्षण को विस्तृत वर्णन करें, तो आपको उसमें विभिन्न आचार्यों के कथन लिखने होंगे कि काव्य लक्षण को लेकर के भामा का कथन क्या है, शब्दार्थों से तो काव्य गंधम पद्यम च तद्विधा तद्विधा। फिर दंडी का क्या है, तो शरीर ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली। फिर वामन का है काव्य शब्दों शब्दों व गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थ वर्तते। ये वामन रुद्रट कहते हैं ननु शब्दार्थो काव्य। तो मान लीजिए परीक्षा में सबका नहीं लिखेंगे, जो हल्का हल्का है उसी को याद कर लीजिए, भामा का तो याद करना ही पड़ेगा, फिर रुद्रट का याद कर लीजिए, कुंद आनंदवर्धन का याद कर लीजिए, आसान है कि नहीं। फिर विश्वनाथ का याद कर लीजिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात वाक्य, अभी अंतिम में पढ़ा थे आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि विश्वनाथ ने कहा कि वाक्य और जो रस से युक्त वाक्य होते हैं उसे ही काव्य कहते हैं। रस पर उन्होंने ग्रंथ भी लिखा है, रस को विशेष ध्यान दिया होगा उन्होंने, किसी ने अलंकार को, किसी ने ध्वनि को, इस प्रकार से जो है केंद्र में रख करके काव्य की बात उन्होंने कही है। फिर जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, अर्थात अभी अंतिम में आप लोग जगन्नाथ के बारे में पढ़ाए थे, तो उनका ये रस सूत्र है। फिर उसके बाद जो है हिंदी के भी, ये जो संस्कृत के आचार्य थे, संस्कृत का काव्य लक्षण क्या था, वो था। तो हिंदी के जब विद्वान हिंदी साहित्य इतिहास लिखने लगे, तो उन लोगों ने भी जो है सो काव्य अर्थात साहित्य की परिभाषा दी कि साहित्य किसे कहते हैं या काव्य किसे कहते हैं। साहित्य और काव्य एक ही बात, दो शब्द है, एक ही दोनों का पर्यायवाची एक दूसरे का। तो बालकृष्ण भट्ट, अब बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है, कौन बताए, जल्दी बताइए। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है, किसी को याद नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ये सब आदि वो सब जो है सो भूल गया है, सब पढ़ पढ़ के कोठी संदूक में बंद करके रखा हुआ है, तिजोरी में लॉक करके, ज्ञान कोई मेरा छीन न ले। फिर उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग में आते हैं, भारतेंदु युग में, को कहते हैं ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये सब क्या है ना, आप लोगों का ये नोट्स काव्य लक्षण का। फिर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, उनका बहुत सारा कथन मिलेगा। फिर महात्मा गांधी भी कहते हैं, प्रेमचंद कहते हैं। प्रेमचंद का कथन है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कहते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है, जीवन की आलोचना है कि नहीं। संपूर्ण जीवन जो होता है किसी चीज का भी, हमारा, मानव का, जीव जंतु का, किसी का भी, उसकी आलोचना करना ही क्या है, साहित्य है। आलोचना अर्थात सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, है कि नहीं। फिर गुलाब राय के कथन है, जयशंकर प्रसाद के कथन है, सुमित्रानंदन पद के है, महादेवी नंदलाल वाजपेयी। तो इन लोगों के कथन काव्य लक्षण पर आए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भारतीय काव्यशास्त्र क्या होता है, उसका नामकरण कैसे हुआ, भारतीय काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र का नाम कैसे पड़ा, आप लोग पीडीएफ से सब नोट्स बनाएंगे। फिर ये पैटर्न सेट करेंगे, फिर ये लिस्ट बनाएंगे। ये सब बिल्कुल ये नहीं समझिए कि इसमें से इनको छांट छांट के लिखना है, ये पूरा नोट्स ही है, ये समझिए, है कि नहीं। और फिर ग्रंथ है उसके बारे में दिया गया है। फिर अगला चैप्टर जो है आप लोग का काव्य लक्षण है, इसको अब हमने पढ़ा दिया, खत पीडीएफ में खत्म हो चुका है, काव्य लक्षण का नोट्स आपके सामने है। तो इसमें जो है सो आप लोग छांट सकते हैं। जो नीचे वाला है हिंदी विद्वानों के जो है, उसमें आप लोग बस रामचंद्र शुक्ल का एक दो बढ़िया इंपोर्टेंट रहेगा वो लिख लीजिएगा, प्रेमचंद का लिख लीजिएगा, फिर जयशंकर प्रसाद और पंत का लिख लीजिएगा। मैं उसे हाईलाइट कर चुका हूँ,
जो लिखने योग्य है। हालांकि संस्कृत वाला आपको पूरा लिखना है ना, ताकि दो चार भी याद रहे तो परीक्षा में आप उसको, क्योंकि कोट करना पड़ता है, उसके रस सूत्र आपको देना पड़ेंगे, उसके उसका फिर उसको थोड़ा सा उद्धृत करना पड़ेगा, उसके बारे में बताना होगा, तो याद रहेगा तभी कर पाएंगे। इतना काम आप लोग करेंगे तब जाकर के आपका जो है 2 चैप्टर अर्थात साहित्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र जो है उसका नामकरण या फिर उसकी जो विविध विधाएं थी शुरुआती दौर में वो क्लियर हो जाएगा, और काव्य लक्षण वाला आपका जो है उसे स्पष्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर जाइएगा तो सबसे पहले आरंभिक काल देखेंगे, नामकरण को बात करेंगे, फिर काल विभाजन यहाँ भी है, इस काल विभाजन को हम अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि ये अलग। पहले हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र को जानेंगे, है ना। यहाँ पर जो इसका ऊपर वाला पैराग्राफ है उसमें भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में बताया गया है, उसको करके फिर उस वाले नोट्स में जाएंगे, उसमें भी काव्य का परिभाषा दिया हुआ है, उसको लिखेंगे 1-2 पंक्ति। तो उसका जो पैटर्न था कि काव्य है उसके 2 खंड हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, उसके फिर 2 खंड हैं, है ना, गद्य पद, वो लिख सेट कर लेंगे। उसके बाद उसके नामकरण पढ़ाएंगे कि काव्य अलंकार पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, है कि नहीं। तो यहाँ से भी दो लोग, अब आपका दायित्व है कि नोट्स कैसे कहाँ से बनाना है, आप लोग को मैंने बता दिया है, 2 तरीके से आप लोग को तैयार कर लेंगे मिला जुला कर।